अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। आज जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी है। इसकी कॉजेज़, रिस्क फैक्टर्स, पैथोफिजियोलॉजी और ट्रीटमेंट को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आपके जहन में कोई सवाल आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा। ये वीडियो लेक्चर्स आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, एग्ज़ाम्स पास करने में हेल्प करेंगे, जैसा कि PMDC, NAB, MBBS, हार्ट, DHA। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी की बात करते हैं तो एनकेफेलोपैथी कहते हैं कन्फ्यूजन हो जाना। कन्फ्यूजन लिवर डिजीज की वजह से हो तो फिर ये हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहलाती है। मरीज कैसे प्रेजेंट करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या रहा था, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, हम पहले एक दफा जिक्र कर चुके हैं, इसको दफा दोबारा देख लेते हैं। ये इंफीरियर वीना कैवा है, ये स्प्लेनिक वेन है, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन है। ये ब्लड लेके जा रहे हैं पोर्टल वेन की तरफ। यहाँ से ब्लड ने लिवर के थ्रू जाना है इंफीरियर वीना कैवा, वहाँ से हार्ट और फिर वहाँ से ब्रेन के अंदर। मकसद क्या है, व्हाट इज द रीजन कि वो लिवर के थ्रू होके जाता है यहाँ से ब्लड। जो हम खाना खाते हैं खास तौर पे वो है डिटॉक्सिफाई हो जाना। अब जब फूड मटेरियल के अंदर से वो चीज़ें डिटॉक्सिफाई होके हार्ट और फिर वहाँ से ब्रेन में जा रही थी तो नॉर्मल बंदे को किसी किस्म की एनकेफेलोपैथी नहीं होती, क्योंकि लिवर उसको टॉक्सिन्स को रिमूव कर देता है। जब मरीज का लिवर काम नहीं कर रहा, लिवर फाइब्रोज हो गया है, तो लिवर डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता, आगे ब्लड नहीं जाता, तो वो कुछ एसाइटीज करता है और कुछ कोलैटरल्स बना लेता है। कोलैटरल का क्या मतलब हुआ कि वो इनडायरेक्टली हार्ट तक पहुंच जाएगा बाय पासिंग द लिवर। लफ्ज बाय पासिंग का क्या मतलब है, लिवर को जरूरी नहीं है कि वो लिवर के अंदर से गुजरे, वो लिवर के बाहर से ही चैनल्स के थ्रू, कोलैटरल्स के थ्रू, चाहे वो स्प्लीन के लेवल पे हो, चाहे वो स्टमक अम्बलाइकस के इर्द गिर्द हो, किडनीज के लेवल पे हो, बड़े छोटे छोटे कोलैटरल्स भी हो, तो वो लिवर को बाईपास करके इट विल डायरेक्टली रीच द ब्रेन। अब इम्पॉर्टेंट चीज है वो है एमोनिया। एमोनिया नॉर्मली लिवर ने इसको ब्रेक कर देना था यूरिया वगैरह में, तो ये डिटॉक्सिफाई हो जाता। अब एमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो रहा, एमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, और जब एमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा तो ब्रेन को जाके ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस कर देगा, मरीज का जहनी तवाजुन चेंज हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा। इसके अलावा क्या चीज़ खराब हो सकती है जी, मरीज की मेमोरी डिसफंक्शन हो जाएगी, मरीज को कंफ्यूजन हो जाएगी, डिसओरिएंटेशन हो जाएगी, मरीज को एस्टेरेक्सिस हो जाएगा। ये समझना जरूरी है, एस्टेरेक्सिस को हम हेपेटिक फ्लैप कहते हैं। मरीज को we ask the patient to stretch their hands or we ask them to pull the wrist upwards। हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट करके रिस्ट अपर की तरफ करते हैं, तो एक तो ट्रेमर्स होते हैं ना, जो हमारा आउटस्ट्रेच हैंड हो उस पर मिल सकते हैं। ट्रेमर्स नहीं देखने हमने, हमने जो मूवमेंट देखनी है वो रिस्ट के लेवल पे है। इट कैन लीड टू फॉरवर्ड और फिर फौरन से बैकवर्ड किस्म की मूवमेंट हो जाएगी। इसे कहते हैं कि मरीज को फ्लैप पॉजिटिव है या एस्टेरेक्सिस पॉजिटिव है, और ये इनडायरेक्टली क्लिनिकली शो करता है कि मरीज को हेपेटिक एनकेफेलोपैथी मौजूद है। इसके अलावा मरीज को स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है। स्लीप पैटर्न का मतलब ये है कि वो दिन को ही विल स्लीप एंड इन द नाइट ही विल रिमेन अवेक, तो ये स्लीप साइकिल रिवर्स हो जाता है। सोशल एक्टिविटीज मरीज की कम हो जाएंगी और फॉल्स बढ़ जाएंगी। जो सिम्टम्स है वो इससे ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं, मरीज कोमा में जा सकता है, मरीज को डेथ हो सकती है, सीजर्स हो सकते हैं, मगर ये ज़्यादातर ये चीज़ें इतनी कॉमन नहीं है। मगर मरीज बिल्कुल कोमा में जा सकता है, वो बात नहीं करेगा,
हमने आपसे बात की कि एमोनिया का लेवल अगर बढ़ जाए तो अब गट के अंदर बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया जब इनका नंबर बढ़ जाता है तो ये ज़्यादा एमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। दिस मीन्स कॉन्स्टिपेशन अगर ज़्यादा हो जाएगी, सवियर हो जाएगी, तो कॉन्स्टिपेशन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ कराएगा, एमोनिया बढ़ जाएगा। तो एक रिस्क फैक्टर है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को आप रिमूव कर दें। कैसे रिमूव करेंगे? लैक्चुलोज से। लैक्चुलोज देने से क्या होता है कि ये बैक्टीरिया को ओवरग्रो नहीं होने देता और स्टूल्स को सॉफ्ट करके पास कर देता है। तो कॉन्स्टिपेशन जब नहीं होगी तो द पेशेंट विल फील बेटर। इस जैसा एक और लैक्टोलॉल भी दे सकते हैं अगर पेशेंट को लैक्चुलोज जो है वो नहीं इस्तेमाल कर पा रहा, मरीज ज़्यादा कमा में है, तो हो सकता है कि हम उसको लैक्चुलोज ना दे पाए, तो हम उसे लैक्टोलॉल दे सकते हैं। लैक्टोलॉल का एनेमा दे सकते हैं थ्रू द बैक पैसेज। ताकि अब एक और मेडिसिन है, उसे कहते हैं रिफैक्सिमिन। ये एक एंटीबायोटिक है जो ओरल फॉर्म में दी जाती है। इसका ट्रीटमेंट में भी रोल है और इसका सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस में ज़्यादा है। सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस का मतलब ये है कि अगली दफ़ा पेशेंट को ना हो। ये एंटीबायोटिक की खास बात यह है कि ये एब्जॉर्ब नहीं होती, तो मरीज जब इसको टैबलेट को खाएगा तो इट विल रिमेन इनसाइड द गट। ये लोकल इफेक्ट्स आएंगे, एक्स्ट्रा बैक्टीरिया के खिलाफ अच्छी है, तो ये दी जा सकती है 550 मिलीग्राम्स बीडी में। और क्या चीज़ें हैं जो मरीज को हेपेटिक एनकेफेलोपैथी की तरफ रिस्क फैक्टर्स हैं? एक मैंने आपको कॉन्स्टिपेशन बताया, दूसरा जीआई ब्लीड है। जीआई ब्लीड, अपर जीआई ब्लीड में क्या प्रॉब्लम होता है कि स्टमक के अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है और यही ब्लड आगे ट्रैवल करता है। बैक्टीरिया के लिए ये एक सबस्ट्रेट है जिसकी वजह से एमोनिया ज़्यादा बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इंपॉर्टेंट है, मेनली सोडियम और पोटेशियम, इनके ऊपर नीचे होने की वजह से भी एनकेफेलोपैथी वर्सन हो जाती है। कुछ मेडिसिन हैं जो प्रॉब्लम कर सकती हैं। वो कौन सी मेडिसिन है? जैसे ये डायज़ीपाम है जो ब्रेन को वैसे ही स्लो करती है, नींद की तरफ लेके जाती है। ओपियोइड्स हैं, ये सारी मेडिसिन हैं वो जो एनकेफेलोपैथी को वर्सन कर सकती है। एसबीपी की हमने कल बात की है, सब एक्यूट बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस कैन प्रेसिपिटेट, इसकी वजह से मरीज को एनकेफेलोपैथी हो जाएगी। कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी सेप्सिस हो, severe इन्फेक्शन, सेप्सिस का होना विल लीड टू रिस्क फैक्टर फॉर हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। मैंने आपको ट्रीटमेंट तो बता दिया, मगर ट्रीटमेंट के साथ अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जब मैंने आपको बाकी कॉन्स्टिपेशन का तो मैंने आपको बता दिया और लैक्चुलोज के अलावा रिफैक्सिमिन का भी बता दिया, मगर अब रिस्क फैक्टर्स के लिहाज से हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करें। जीआई ब्लीड है तो जीआई ब्लीड की मैनेजमेंट के साथ साथ हम एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर दें तो बेहतरी हो जाती है, यानी चांसेस कम हो जाते हैं एनकैफ में जाने के। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनको बैलेंस करें, इन मेडिसिन को अवॉइड करें, एसपीपी को ट्रीट करें, इन्फेक्शन को ट्रीट करें। ऑल ऑफ दीज विल लीड टू इम्प्रूवमेंट इन एनकेफेलोपैथी। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आंसर करूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पे पहुंच जाए।